नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। क्वाड समिट में प्रधानमंत्री मोदी बोले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत का साझा लक्ष्य, लोकतांत्रिक शक्तियों को मिल रही है नई ऊर्जा। क्वाड में अमेरिका का रूस पर हमला, राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, रूस है यूक्रेन का दोषी, ये है बड़ी मानवीय संकट। यूक्रेन से ताइवान की तुलना करना बेतुका, अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप को लेकर जो बाइडेन के बयान पर भड़का चाइना। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज बारिश, आज भी आफत लाएगी आंधी, यूपी में 18 की मौत, उत्तर भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और जंग खत्म करने के लिए पुतिन के अलावा रूस के किसी और नेता के साथ बैठक का कोई मतलब ही नहीं है, जेलेंस्की ने कहा। टोक्यो में चल रही क्वाड समूह के नेताओं की बैठक में 4 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच यूक्रेन रूस जंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम को एंथनी को बधाई देते हुए कहा कि शपथ लेने के 24 घंटे के बाद बैठक में शामिल होना यह मित्रता की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। पीएम मोदी ने कहा कि काफी समय में क्वाड समूह में विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। उन्होंने कहा कि क्वाड का स्वरूप काफी व्यापक और प्रभावी हो गया है। सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और प्रतिबद्धता के चलते क्वाड लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ी है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड बैठक में वैक्सीन और आर्थिक सहयोग में आपसी समन्वय बढ़ाने पर भी चर्चा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड समूह की बैठक की शुरुआत में संबोधित करते हुए यूक्रेन रूस जंग की चर्चा की और मास्को पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई से खाद्य संकट दुनिया भर में गहरा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक यह युद्ध रहेगा तब तक यह संकट भी जारी रहेगा। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन जिस तरह से युद्ध जारी रखे हुए है, ऐसे में जरूरी है कि हम एकजुट होकर खड़े हों। मानवाधिकारों की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्वाड को स्थिरता रखने के लिए हमें बहुत सारा काम करना होगा। जापान के टोक्यो में आयोजित क्वाड समिट में आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर रूस पर हमला बोला। बैठक को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि रूस यूक्रेन का दोषी है। दोनों देशों के बीच यूक्रेन के बाद से बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने भाषण में कहा कि हम साझा मूल्यों और हमारे पास मौजूद विजन के लिए हम एक साथ हैं। क्वाड के पास आगे बहुत काम है। इस क्षेत्र को शांतिपूर्वक और स्थिर रखने और इस महामारी से निपटने और इसके बाद जलवायु संकट को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत काम है। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका एक मजबूत स्थिति और स्थायी साझेदार होगा। हम हिंद प्रशांत की शक्तियां हैं। जब तक रूस युद्ध जारी रखता है, हम भागीदार बने रहेंगे और वैश्विक प्रतिक्रियाओं का नेतृत्व करेंगे। उधर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भी रूस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को पूरी तरह से चुनौती देता है। हमें आसियान, दक्षिण एशिया के साथ साथ प्रशांत द्वीप देशों की आवाज को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके, जो तत्काल मुद्दों को हल करने के लिए अनुकूल हो। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच चीन और अमेरिका की दुश्मनी और बढ़ गई है। भारत का पड़ोसी देश चीन अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान पर भड़क गया है जिसमें उन्होंने ताइवान में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को लेकर बात कही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर चीन ने स्वशासित ताइवान पर हमला किया तो जापान के साथ अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। ड्रैगन ने इस बयान की निंदा की है। क्वाड समिट के लिए जापान के टोक्यो पहुंचे जो बाइडेन से मीडिया ने सवाल किया था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो क्या वह सैन्य हस्तक्षेप करके इसकी रक्षा करने के इच्छुक हैं। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हाँ, हमने यह प्रतिबद्धता जताई है। बाइडेन ने कहा कि ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग करने का चीन का कदम न केवल अनुचित होगा बल्कि यह पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा और यूक्रेन में की गई कार्रवाई के समान होगा। इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी बाइडेन के साथ थे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने जो बाइडेन के बयान के बाद मीडिया से कहा कि हम अमेरिकी टिप्पणी की निंदा करते हैं और उसे खारिज करते हैं। वांग ने कहा कि ताइवान चीनी क्षेत्र का
अभिन्न हिस्सा है और जहां तक ताइवान की बात है, यह पूरी तरह से चीन का आंतरिक विषय है जिसमें किसी विदेशी हस्तक्षेप की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मानसून पूर्व की पहली बारिश और आंधी से सोमवार को राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ ही लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से भी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में देर रात को हुई बारिश से कई जगह जलभराव हो गया। मौसम में बदलाव के मद्देनजर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उधर यूपी में सोमवार को आंधी की वजह से हुए हादसों में 18 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर देश के किसी हिस्से में लू चलने की संभावना नहीं है। वहीं सोमवार सुबह आंधी बारिश से कई उड़ानें प्रभावित हुई थी और दिल्ली एनसीआर में मकान ढहने से कई लोग जख्मी हो गए थे। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बन रहे पानी वाले बादलों से सोमवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई हिस्से, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम सुहाना होने से तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली। दिल्ली में सोमवार सुबह जो पारा था वो 11 डिग्री लुढ़क कर 18 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से सोमवार सुबह तक फरीदाबाद में 9 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं दिल्ली में 5 सेंटीमीटर और मसूरी में 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिमी भारत को आंधी बारिश की कमी के कारण भीषण लू का सामना करना पड़ा। दरअसल मार्च से मई के बीच आमतौर पर 12 से 14 दिन आंधी और बारिश होती है, जो इस बार महज 4 या 5 बार देखने को मिली, वह भी सूखा। गर्मी का आलम यह था कि पिछले दिनों दिल्ली और यूपी के बांदा में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि ज्यादातर शहरों में पारा 46 डिग्री तक चला गया था। रूस और यूक्रेन के बीच 3 महीने से लगातार जंग जारी है और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एकमात्र रूस के ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे वह युद्ध को खत्म करने को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार थे। जेलेंस्की ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए यह भी कहा कि रूस के साथ किसी भी वार्ता की व्यवस्था करना अधिक कठिन होता जा रहा है। युद्ध में आम नागरिकों पर भी हमले किए जा रहे हैं। वहीं रूस ने नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से उनके बिना इस युद्ध को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो यह निर्णय नहीं लिया जा सकता। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध में पहले रूसी सैनिकों के कब्जे वाले क्षेत्रों में सामूहिक हत्याओं की वजह से वार्ता की व्यवस्था करना अधिक कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि वो रूसी संघ से आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ राष्ट्रपति के अलावा किसी भी तरह के बैठक को स्वीकार नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि जब दोनों के बीच बातचीत का एक ही मुद्दा हो सकता है वो है युद्ध को खत्म करना। ऐसे में किसी और बैठक के लिए कोई अन्य आधार नहीं है। फरवरी के अंत में रूसी सेना के यूक्रेन में घुसने के बाद से रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों ने कई बार छिटपुट बातचीत की, लेकिन दोनों पक्षों का कहना है कि वार्ता रुक गई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। क्वाड समिट में प्रधानमंत्री मोदी बोले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत का साझा लक्ष्य, लोकतांत्रिक शक्तियों को मिल रही है नई ऊर्जा। क्वाड में अमेरिका का रूस पर हमला, राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, रूस है यूक्रेन का दोषी, ये है बड़ी मानवीय संकट। यूक्रेन से ताइवान की तुलना करना बेतुका, अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप को लेकर जो बाइडेन के बयान पर भड़का चाइना। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज बारिश, आज भी आफत लाएगी आंधी, यूपी में 18 की मौत, उत्तर भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और जंग खत्म करने के लिए पुतिन के अलावा रूस के किसी और नेता के साथ बैठक का कोई मतलब ही नहीं है, जेलेंस्की ने कहा। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू।
क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम भी शुरू हो गया। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी। 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती का काम इसी दिन शाम 5 बजे से शुरू किया जाएगा। जून से अगस्त के बीच 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जिन अहम नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें केंद्र सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कपिल सिब्बल और अंबिका सोनी शामिल है। वहीं बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा का भी कार्यकाल अब खत्म हो रहा है और इन सभी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 21 जून से 1 अगस्त के बीच खत्म हो रहा है। देश में राज्यसभा की 245 सीटें हैं, जिनमें से मौजूद वक्त में बीजेपी के 95 राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 29 राज्यसभा मेंबर है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 31 सदस्य हैं और इनमें से 11 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल जो है वो 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 6 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बिहार में 5 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से राज्यसभा के 4 सदस्यों का कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला जेल में राहत मिल सकती है। पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कम फैट और हाई फाइबर की डाइट का सुझाव दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि वह स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं और वो जेल में अनाज नहीं खा सकते। नवजोत सिंह सिद्धू की अपील को स्वीकार करने से पहले पटियाला कोर्ट ने उनका मेडिकल करवाने के आदेश दिए थे। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब पुलिस राजेंद्र हॉस्पिटल लेकर गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू को पिछले हफ्ते ही रोड रेज के पुराने मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है और इस पैनल में मौजूद रही डॉक्टर रमनजीत कौर ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए हाई फाइबर डाइट का सुझाव दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू को खाने में वेजिटेबल सूप और जूस भी दिया जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू की डाइट से अनाज को हटा दिया गया है। हालांकि लंच में सिद्धू को बाजरे की रोटी दी जा सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी दोस्त ने इससे पहले पटियाला जेल में उनकी सुरक्षा को लेकर भी खतरा जाहिर किया था। हालांकि पटियाला जेल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सिद्धू को जेल में किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के एक रोड रेज के मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है। नवजोत सिंह सिद्धू हालांकि इस मामले में पहले बरी हो चुके थे, लेकिन 2018 में यह मामला दोबारा सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि पार्टी एक ऐसा सिस्टम बन गई है जो लोगों को बीजेपी में भेजने का काम करती है। जो है विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के प्रचार में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो पूरे देश में हाशिए पर चली गई है। अब कांग्रेस एक ऐसा सिस्टम बनता जा रही है जो लोगों को बीजेपी में भेजने का काम कर रही है। विजयन यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बर्बाद होती नजर आ रही है। केरल में जो लोग इस पार्टी में हैं वो लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में थे और मंत्री और सांसद बनने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए। जानकारी के लिए बता दें कि विधानसभा में 31 मई को उपचुनाव होने वाले हैं और केरल के मुख्यमंत्री इसी इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे थे जब उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का ये बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस पार्टी से कई लोग जो है अलग हो गए हैं, या तो वो बीजेपी में शामिल हो गए या फिर किसी दूसरे दल का हिस्सा बन गए। हाल ही में पंजाब कांग्रेस के पूर्व मुखिया सुनील जाखड़ ने बीजेपी का हाथ थाम लिया और गुजरात में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी का जो है वो साथ छोड़ दिया और वो किसी पार्टी का सहारा लेने की भी सोच रहे हैं। तो वहीं बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को पुराने रोड रेज में गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद ये विवाद और गहराता जा रहा है। मथुरा जन्मभूमि, कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर भी विवाद अब बढ़ रहा है। ऐसे में मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब ने
ऐसा बयान दे दिया है जो सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि हाँ, औरंगजेब ने ही मथुरा काशी के मंदिर तोड़े थे, उस जमाने में छिपकर काम नहीं होता था। उन्होंने बताया कि इतिहास की तारीख में मंदिर तोड़ने की तारीख तक दर्ज है। हालांकि उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि मैं इतिहासकार जो है हूं और राजनीति नहीं करता हूं। पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा कि बनारस का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था और मथुरा का मंदिर भी इसमें शामिल है, जिसे राजा वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के शासनकाल में बनवाया था। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 प्रमुख मंदिर हैं जिसे औरंगजेब ने तोड़वाया था। इरफान हबीब का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो नई हो, सब बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये दावा करके उन्होंने बताया जा रहा है कि इतिहासकारों ने कुछ नहीं बताया, ये गलत है, सभी बातें इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन बात ये है कि आप कितना पीछा जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़कर जो है औरंगजेब ने गलत काम किया था, वैसे ही अब क्या सरकार भी गलत काम करेगी। इतिहास की तारीख में मंदिर तोड़ने की घटना दर्ज है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो चीज 1670 में बन गई हो तो क्या आप अब उसे तोड़ सकते हैं, ये स्मारक एक्ट के खिलाफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद सभी जिलों में अतिक्रमण अभियान चल रहा है और इसे लेकर जगह जगह अवैध रूप से लगाए जा रहे रेडी ठेले और दुकानदारों का रखा बाहर सामान सभी को बुलडोजर से हटवाया जा रहा है, जिससे रोड खाली हो रहे हैं, जाम की समस्या ना हो। लेकिन जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदेश कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटाओ, तो वहीं दूसरी तरफ फिरोजाबाद में बीजेपी के नेता सुनील कुमार शर्मा बाबा के बुलडोजर के विरोध में उतर आए। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण के नाम पर व्यापारी रेडी ठेले वालों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अगर यही ओर से बीजेपी नेता जो है बुलडोजर का विरोध करेंगे तो कैसे सफल होगा अतिक्रमण अभियान। बीजेपी के पूर्व महानगर अध्यक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों की हठधर्मी से सारे दुकानदार और ठेले वाले और रेडी वाले भी बहुत परेशान है। यह रेडी वाले ठेले की रेडी को उखाड़ कर ले जा रहे हैं, नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है और नाले जो है भरे पड़े हैं और सफाई तक नहीं हो रही है। पहले दुकानदार 2 साल से कोरोना से पीड़ित थे, अब वह अपनी दुकानदारी चला रहे हैं तो ठेले वालों के ठेले पलट दिए जा रहे हैं। अवैध कब्जे के नाम पर अधिकारी चौथ वसूली कर रहे हैं। उन्होंने तालिबानी शासन लागू कर दिया है। मैं कह रहा हूं कि सभी व्यापारी मिलकर इन अधिकारियों के नाक में नकेल डाल देंगे और प्रदर्शन करेंगे, ये उन्होंने कहा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। क्वाड समिट में प्रधानमंत्री मोदी बोले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत का साझा लक्ष्य, लोकतांत्रिक शक्तियों को मिल रही है नई ऊर्जा। क्वाड में अमेरिका का रूस पर हमला, राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, रूस है यूक्रेन का दोषी, यह है बड़ी मानवीय संकट। यूक्रेन से ताइवान की तुलना करना बेतुका, अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप को लेकर जो बाइडेन के बयान पर भड़का चाइना। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज बारिश, आज भी आफत लाएगी आंधी, यूपी में 18 की मौत, उत्तर भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और जंग खत्म करने के लिए पुतिन के अलावा रूस के किसी और नेता के साथ बैठक का कोई मतलब ही नहीं है, जेलेंस्की ने कहा। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। महोबा में अचानक हुई बारिश के कारण नवीन गल्ला मंडी में उपज बेचने आए किसानों की लाखों रुपए की कीमत का अनाज जलमग्न हो गया। नवीन गल्ला मंडी सचिव की बड़ी लापरवाही के कारण किसानों की उपज बर्बाद हुई है, जिसको लेकर किसान और व्यापारियों में खासी नाराजगी है। किसानों और व्यापारियों ने मंडी सचिव की इस लापरवाही को लेकर अधिकारियों से भी शिकायत की है। दरअसल महोबा में अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, जिसमें नवीन गल्ला मंडी में अपनी उपज बेचने आए किसानों की फसल भी बर्बाद हुई है। नवीन गल्ला मंडी में पर्याप्त टीन शेड और पानी की निकासी को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण मंडी में जलभराव हो गया। मंडी सचिव की लापरवाही के कारण मंडी में जो है जलभराव हुआ, जिससे मंडी में किसानों का रखा मटर, चना, मूंगफली, लाही, गेहूं और अरहर में पानी भरने के कारण फसल बर्बाद हुई।
बोरों में रखा लाखों रुपए का उनका अनाज खराब हो गया। इसको लेकर मंडी में आए किसानों और व्यापारियों में खासी नाराजगी देखी गई है। फसल बेचने आए किसानों और व्यापारियों का कहना है कि मंडी सचिव की लापरवाही के कारण ये समस्या खड़ी हुई और इसके कारण उनकी मेहनत आज बर्बाद हो गई है। मंडी सचिव की लापरवाही को लेकर सभी ने खासी नाराजगी जताई है और अधिकारियों से भी इस बाबत में शिकायत की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद देश में मुगल काल और मुसलमानों के इतिहासों का अब उनको लेकर बहस छिड़ गई है। हर किसी के अपने अपने दावे। सिर्फ ज्ञानव्यापी ही नहीं, ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर भी मामला उठने लगा। इनके भी सर्वे की मांग हो रही। इस बीच असुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर बड़ा दावा किया है। ओवैसी ने अपने फेसबुक पोस्ट में इतिहास और मुगल काल को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने लिखा कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। उनके इस पोस्ट के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। इससे पहले ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के मदरसे को लेकर दिए गए बयान पर भी आपत्ति जताई। ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर विश्वा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि असम में 18 लोग मारे गए हैं और 7 लाख बाढ़ से प्रभावित हुए, लेकिन मुख्यमंत्री अभद्र टिप्पणियों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि जब संघी ब्रिटिश एजेंट के रूप में काम कर रहे थे तब मदरसे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थे। इस्लाम के अलावा कई मदरसे विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं। आरएसएस पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि शाखाओं से अलग मदरसे स्वाभिमान और सहानुभूति सिखाते हैं, लेकिन ये बात अनपढ़ संघी नहीं समझेंगे। उन्होंने सवाल किया कि हिंदू समाज सुधारक राजा राम मोहन राय मदरसे में क्यों पढ़ते थे। मुस्लिम वंश पर ध्यान देना आपकी हीन भावना को दर्शाता है। मुसलमानों ने भारत को समृद्ध बनाया है और आगे भी वो ऐसा ही करते रहेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर जोरदार हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पर कुछ वामपंथी दल के लोगों ने कब्जा कर लिया, जो स्वयं को ज्यादा सेकुलर साबित करने के लिए हिंदू आस्थाओं को लगातार अपमानित कर रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी में कुछ नेता भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और उनकी हरकतों से पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ने जा रहे हैं और उनके बारे में यह अफवाह वही लोग फैला रहे हैं जिन्हें कांग्रेस के मूल सिद्धांतों पर भरोसा नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस महात्मा गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी के आदर्शों वाली पार्टी रही है। महात्मा गांधी स्वयं भगवान राम के सबसे बड़े उपासक थे और इंदिरा गांधी देवराहा बाबा की भक्त थी। सोनिया गांधी कुंभ में स्नान कर चुकी हैं, तो राहुल गांधी भी स्वयं को 2 बार शिव भक्त साबित कर चुके हैं। लेकिन उनकी पार्टी के कुछ लोग जो ना तो कांग्रेस को समझते हैं और ना ही संविधान की धर्म निरपेक्ष भावना का सही अर्थ समझते हैं। वे स्वयं को ज्यादा सेकुलर साबित करने के लिए हिंदू आस्थाओं का अपमान करने में जुट गए और इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान को सेकुलर बनाया गया है, लेकिन सेकुलर होने का अर्थ किसी धर्म का अपमान करना नहीं है। चंपावत विधानसभा सीट के लिए 31 मई को होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ केंद्रीय नेताओं का भी कार्यक्रम जारी कर दिया गया। सोमवार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी चंपावत पहुंचकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रचार में कहीं भी सत्तारूढ़ दल से पीछे नहीं दिखना चाहती। जैसा कि कुछ लोगों की ओर से प्रचार किया जा रहा था कि कांग्रेस ने भाजपा को वॉकओवर दे दिया है। पार्टी ने इस तथ्य को कुप्रचार बताते हुए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का दम दिखाया है। इसी वजह से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, जसपुर के विधायक आदेश चौहान सहित तमाम लोग वहां पर जुट गए। वहीं एआईसीसी की ओर से प्रभारी देवेंद्र यादव का चुनाव प्रचार का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। प्रभारी यादव 24 से 27 मई तक चंपावत में ही रहकर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के साथ रणनीति भूमिका बनाएंगे। संगठन महामंत्री विजय सासवत ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे ग्राहकों को झटका दिया है और इनसे 50 लाख रुपए तक के जमा पर ब्याज दर 0.15% से घटाकर 2.75% सालाना कर दिया गया। दूसरी ओर इनसे 100 से 500 करोड़ रुपए के जमा पर ब्याज दर में
3.20% का इजाफा कर इसे 3.10% कर दिया गया। दोनों दरें पहले 2.90% हुआ करती थी। यह नई दरें 1 जून 2022 से लागू होंगी। बैंक ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। इससे ऐसे समय में बदलाव किया गया है जब रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात में आधा फीसदी की कटौती की थी और इससे बैंकों के पास सरलता की कमी हो गई। कई सारे बैंकों ने ऐसे समय में बचत खाते पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। बैंक 500 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए पर आधा फीसदी से ज्यादा 3.40% ब्याज देगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।